मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स एजुकेशन के लिए हमारा पहला वीडियो आ रहा है गामा फिजिक्स क्लासेज। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम रमाशंकर सिंह है। मैं फिजिक्स को लगभग 25 ईयर्स से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज से मैं अपना नया चैनल शुरू कर रहा हूँ जो फिजिक्स एजुकेशन के लिए है। आज का जो टॉपिक है वो इंटरमीडिएट फिजिक्स पर बेस्ड है। इंटरमीडिएट फिजिक्स के बाद आगे हम बीएससी के भी एकेडमिक के क्लासेस शुरू करेंगे जो फाउंडेशन होगा एकेडमिक क्लासेस के लिए, और प्लस आगे का प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं आप तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज हमारा जो इंटरमीडिएट के एजुकेशन के लिए है वो ये गामा फिजिक्स क्लासेज हमारा चैनल है। और यूनिट फर्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रीक के दार्शनिक थे, उनका नाम था थेल्स। थेल्स ने ये देखा कि अगर अंबर को फलानेन या उलन कपड़े से रगड़ा जाए तो ये अंबर कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स को या कार के छोटे छोटे टुकड़ों को या तिनकों को, डस्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। थेल्स के इस वाली खोज के बारे में बहुत समय तक, लगभग 2000 वर्षों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। थेल्स ये दार्शनिक थे, इन्होंने ये बात देखी थी, लगभग 600 ईसा पूर्व देखी थी, लेकिन 2000 वर्षों तक इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया। बाद में एक थे डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने देखा कि अंबर के अलावा भी बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाए तो उनमें भी यही प्रॉपर्टी क्रिएट होती है जो अंबर में है। मतलब वे पदार्थ भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को, कागज के टुकड़े, कार के टुकड़े, डस्ट पार्टिकल्स, तिनके इत्यादि को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए वह ऊर्जा जिसके कारण कोई पदार्थ किसी छोटे छोटे अन्य पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाइड है और उस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसी अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस क्या हुआ? वो सब्सटेंस जो छोटे छोटे अन्य तिनकों, कणों, डस्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, वो इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस हो गया। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ये उस ऑब्जेक्ट पर रुका रहता है, इसीलिए स्थिर कहा गया। स्थिर, हिंदी में इसको वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी को ही वैद्युतिकी कहते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसे पदार्थों का अध्ययन करेंगे जिन पर इलेक्ट्रिसिटी बनी रहती है, स्थिर रहती है, उस शाखा को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। उस शाखा को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पर बात होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह गुण जिसके कारण वह ऑब्जेक्ट अन्य छोटे छोटे अन्य ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है, उस ऑब्जेक्ट की उस ऊर्जा को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के और भी इलेक्ट्रिक चार्ज के काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ये देखा कि अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए या एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए
तो कांच की क्षण या एबोनाइट की क्षण में वही प्रॉपर्टी क्रिएट होती है जो अंबर को फलानेन या ऊनी कपड़े से रगड़ने पर उसमें क्रिएट होता है। इसका मतलब और भी सब्सटेंसेस जो हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि इस तरीके से और भी सब्सटेंस क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्ज को दो प्रकार का कहा। कैसे? इन्होंने एक प्रयोग किया, एक रेशम से रगड़ी गई कांच की दो छड़ें ली, दोनों को अलग अलग धागे से, पतले धागे से लटकाया और ये देखा कि ये दोनों छड़ें अलग अलग रेशम से रगड़ी गई थी, कांच की छड़ें, इनको एक दूसरे के समीप जब अलग अलग धागे से बांधकर लटकाया गया तो एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। इसी तरीके से जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, दो अलग अलग एबोनाइट की छड़ें बिल्ली की खाल से जब रगड़कर एक दूसरे के समीप धागे से लटकाई गई तो ये भी एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं। लेकिन अगर एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर तथा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाया गया तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर दो रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ें एक दूसरे से को रिपल्स करती हैं, दो एबोनाइट की छड़ें जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई हैं ये भी एक दूसरे को रिपल्स करती हैं। लेकिन अगर एक छड़ को, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए और दूसरी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि इसका मतलब चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज और दूसरा निगेटिव नेचर का चार्ज। दो पार्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। यहाँ पर रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और बिल्ली के खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ये निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। इसका मतलब रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ में ये पॉजिटिव चार्ज और बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ में ये निगेटिव चार्ज। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। ये दोनों निगेटिव चार्ज हैं, ये भी एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। एक ये पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, कोई भी परमाणु संरचना परमाणु की एक जैसी होती है। प्रत्येक परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव नेचर, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। धनावेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और नाभिक में पॉजिटिव चार्ज। जो नाभिक के बिल्कुल समीप वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत प्रबल होने के कारण ये स्ट्रिक्टली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो केवल अपनी ही ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं, नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल क्रमशः घटता है। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसके इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम हो जाने के कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब जब इन पदार्थों को, किसी भी पदार्थ को, जैसे अंबर को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं की संख्या में परिवर्तन होता है। इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन अगर निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज इसमें क्रिएट हो गया। और अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ गए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इस पर निगेटिव नेचर का चार्ज क्रिएट हो गया। तो चार्जिंग का ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इस आधार पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज़्यादा हो गई तो निगेटिव नेचर का चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो गई तो पॉजिटिव नेचर का चार्ज। ट्रांसफर केवल इलेक्ट्रॉन का ही होता है, न्यूक्लियस के कण अर्थात प्रोटॉन का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए, चार्जिंग की तीन विधियां हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा, चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। अब
एक एक पर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर रगड़ा जाता है, रब किया जाता है। जैसे कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे ही अगर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल के कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, अगर एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट चार्ज है और उसके पास में कोई दूसरी विद्युत उदासीन ऑब्जेक्ट कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर लाएं और उस उदासीन कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर से टच करा दें या किसी तार से कनेक्ट कर दें, तो जो उदासीन ऑब्जेक्ट थी, जो उदासीन कंडक्टर था, उस पर भी इस चार्ज ऑब्जेक्ट के प्रकृति का ही आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये विधि है चार्जिंग बाई कंडक्शन। और तीसरा है चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा चार्जिंग। प्रेरण द्वारा चार्जिंग क्या होती है, देखिए इसमें मान लीजिए कि दो गोले हैं, धातु के कोई दो गोले हैं, इनको किसी अचालक स्टैंड पर लगा दिया गया। एक गोला ए है, दूसरा गोला बी है। ए पर चार्ज है, ए पर ऑलरेडी चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है। बी धातु का गोला है, चालक है, लेकिन विद्युत उदासीन है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर बी गोले को ए के पास एक कुचालक स्टैंड पर लगा दिया जाए तो बी के वो फलक पर जो ए के समीप वाला फलक है, इस फलक पर ए का अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो किसी आवेशित वस्तु के समीप अनावेशित वस्तु को लाने पर अनावेशित वस्तु का ये जो सम्मुख वाला फलक है ये विपरीत नेचर का आवेशित हो जाता है। इस प्रकार का आवेश चार्जिंग बाई इंडक्शन कहलाता है। तो ये चार्जिंग की तीन विधियां हो गई बच्चों। अब अगला नंबर आता है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। चार्ज का जो मूलभूत गुण क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। पहला है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसमें अगर दो आवेशित वस्तुएं समान नेचर की हैं, दोनों पर एक ही नेचर का चार्ज है, चाहे दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे दोनों पर निगेटिव चार्ज हो, तो ये आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को रिपल्स करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन अगर दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर निगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये हो गया दो परस्पर समीप स्थित वस्तुओं में से अगर उनका नेचर समान है तो रिपल्स करेंगी और अगर चार्ज का नेचर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगी। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण का मतलब क्या हुआ, जैसे कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, रेशम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में कम हो जाते हैं, रेशम में उतने ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अर्थात अगर दोनों का कुल आवेश देखा जाए तो संरक्षित बना रहता है। ऐसे ही माने आवेश का संरक्षण रहता है। एक वस्तु पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो, माने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो दूसरे में जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। नंबर 3 है एडिटिविटी, योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसमें मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, बहुत सारे आवेशों का एक निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश है। मान लीजिए +Q1 आवेश है, ये -Q2 आवेश है, ये -Q3 आवेश है, ये +Q4 आवेश है। ऐसे ही n आवेशित कणों से मिलकर कोई निकाय बना हुआ है, n है।
यहाँ ऐसे Qn है, कोई चार्ज है, तो इस पूरे निकाय का जो नेट चार्ज होगा, निकाय का कुल आवेश जो होगा, इन सभी आवेशों का एल्जेब्रिक सम होगा। नेट चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn। इसमें जो चार्ज नेगेटिव होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा, जो चार्ज पॉजिटिव होगा उसको प्लस कर दिया जाएगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नंबर चौथी प्रॉपर्टी यह है कि चार्ज पर, आवेश पर वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, इफेक्ट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। यहाँ स्पीड वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं, कोई इसमें वेक्टर की बात नहीं चल, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। जैसे कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई मेटल है, इसको चार्ज कर दिया और इसको हम लेकर जाएं, स्पीड से लेकर जाएं या कम स्पीड से लेकर जाएं, तो इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और नंबर 5 है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको जरा गौर करना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, इस प्रकृति में जितनी भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, उन सभी चार्ज वस्तुओं का आवेश एक न्यूनतम आवेश से कम नहीं हो सकता और वस्तु का कुल आवेश उस न्यूनतम आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी आवेशित वस्तु का आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। उस निश्चित न्यूनतम आवेश को प्लस माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट का कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस ई होगा, या पूर्ण गुणज का मतलब प्लस माइनस 2e होगा, या पूर्ण गुणज का मतलब प्लस माइनस 3e होगा, एंड सो ऑन। चार्ज ऑब्जेक्ट का आवेश इस न्यूनतम आवेश का फ्रैक्शन, भिन्नात्मक मान संभव नहीं है। इस वाले एक सिद्धांत को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। तो अगर जनरल कहें तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ N बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब क्वार्क थ्योरी ऑफ चार्ज, क्वार्क का सिद्धांत है चार्ज का। इन्होंने ये बताया था कि सभी आवेश, ये सबसे पहले ये नंबर आता है, एक मुरे जेलमैन और जिग जॉर्ग। मुरे जेलमैन और जिग जॉर्ग ने बताया कि सारे आवेश क्वार्क कणों से मिलकर बनते हैं। ये क्वार्क कण 6 प्रकार के होते हैं। क्वार्क कण 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अप क्वार्क, इसको U से डिनोट करते हैं। डाउन क्वार्क, स्मॉल d से। चार्म क्वार्क, C से। स्ट्रेंज क्वार्क, S से। टॉप क्वार्क, T से। और नंबर 6 है बॉटम क्वार्क, B से। तो ये क्वार्क कण 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अप और डाउन क्वार्क, ये जो 2 प्रकार के क्वार्क पार्टिकल्स हैं, ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ये दोनों, इनका द्रव्यमान कम होता है और इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अप और डाउन क्वार्क का द्रव्यमान न्यूनतम होता है और इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बाकी सारे क्वार्क कण इन्हीं अप और डाउन क्वार्क में लगातार बदलते रहते हैं। ये अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क। अप क्वार्क एक ये फर्स्ट नंबर, और चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क, इन तीनों को अप टाइप क्वार्क कहते हैं। अप टाइप कौन कौन से अप टाइप क्वार्क हैं? अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क, ये अप टाइप क्वार्क हैं। और बाकी ये डाउन क्वार्क,
स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क। बॉटम क्वार्क ये डाउन टाइप क्वार्क है, डाउन टाइप क्वार्क है। ये अप क्वार्क का जो चार्ज होता है ये +2e/3 होता है और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -e/3। मेनली अप और डाउन ही माना जाता है, बाकी सारे क्वार्क इन्हीं अप और डाउन में लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जब क्वांटाइजेशन कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज मिनिमम चार्ज की वैल्यू ई होती है और यहाँ पर क्वार्क पार्टिकल तो ये फ्रैक्शनल दिख रहा है, तो इससे ऐसा लग सकता है कि क्वांटाइजेशन का सिद्धांत गलत है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्वांटाइजेशन का सिद्धांत इन्हीं क्वार्क कण जो मिलकर के न्यूनतम चार्ज बनाते हैं, जैसे एक प्रोटॉन का चार्ज कह रहे हैं, एक प्रोटॉन का आवेश दो अप क्वार्क का चार्ज होता है +2e/3 और एक डाउन क्वार्क तो -e/3, तो कितना हो गया ये 4e/3 प्लस में और -e/3 माइनस में, तो ये हो गया +3e/3। कितना आ गया बच्चों +e, ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया। तो किसी भी तरीके से जैसे एक न्यूट्रॉन का चार्ज बता दें, एक न्यूट्रॉन जो है ये एक न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क -e/3 और एक अप क्वार्क +2e/3, तो कितना हो गया -2e/3 +2e/3, नेट चार्ज आ गया 0, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्रोटॉन का चार्ज +e। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये तय हुआ कि जो चार्ज है ये क्वार्क कणों से मिलकर बना है और ये क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, मिनिमम चार्ज क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। इसके बाद अब कूलाम्स लॉ की बात करते हैं। कूलाम्स लॉ, कूलाम ने ये बताया कि जो स्थिर बिंदु आवेश हैं इनके बीच वैद्युत बल लगता है। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है बच्चों। कूलाम के लॉ में एक खासियत है कि ये हमेशा स्थिर बिंदु आवेशों की बात करता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनकी आवेशों, जो आवेश हैं, आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है, थोड़ा ध्यान रखना है। पॉइंट चार्ज होना चाहिए और स्टैटिक होना चाहिए, स्थिर होने चाहिए चार्ज। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अब यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज मान लीजिए Q1 है। यहाँ पर हमने आकर्षण या प्रतिकर्षण की बात इसलिए नहीं की कि आपको पहले से मालूम है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो एक चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज है, दूसरा चार्ज Q2 है, ये भी पॉइंट चार्ज है, इनकी पारस्परिक दूरी r है। तो कूलाम के नियमानुसार इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों बातों को अगर एक साथ हम मिलाकर देखें तो हम कहेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक है, या प्रोपोर्शनल की जगह जब इक्वल लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है यहाँ K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इस K की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर सारी जो राशियाँ हैं, जो भौतिक राशियाँ हैं, जैसे बल का मात्रक न्यूटन रखा जाए, आवेश का मात्रक कूलाम रखा जाए, दूरी का मात्रक मीटर रखा जाए, या ऐसे कह लो अगर सभी भौतिक राशियों का मात्रक SI सिस्टम के सिस्टम में मात्रक रखे जाएं तो K का मान K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो K की जगह पर ये लिखा जा सकता है। तो क्या बन जाएगा ये फार्मूला, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये जो राशि 9 × 10⁹ है, इसकी जगह पर 1/4πε0 ये भी लिखा जा सकता है।
4 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है बच्चों, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। खाली एप्सिलॉन 0 का मान इतना होता है। तो ये वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर ये दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित ना होकर किसी और, माने दोनों आवेशों के बीच कोई और माध्यम है, जैसे मान लीजिए इनके बीच कोई लकड़ी है, एक मान लो ये लकड़ी का ही प्लेट है, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ, तो दोनों आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात ना होकर कोई और माध्यम है, ये इंसुलेटर माध्यम है, इंसुलेट मतलब कोई कुचालक माध्यम है। उस स्थिति में इस फार्मूले में एक व्यंजक और एक राशि और बढ़ती है, वो है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ ये कैपिटल लेटर का K है, ये वाला K नहीं है स्मॉल लेटर वाला, ये कैपिटल K उस माध्यम का, जो माध्यम इन दोनों के बीच आ गया है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। तो जब वायु अथवा निर्वात है तो ये हर में K से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही वायु अथवा निर्वात के अलावा कोई माध्यम आया तो हर में K से और मल्टीप्लाई हो गया। इसके का मान वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है। ये वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1, लेकिन वायु अथवा निर्वात के अलावा कोई भी अदर मीडियम लिया जाएगा तो K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। अगर दोनों आवेशों के बीच पूर्ण सुचालक माध्यम है तो K बराबर इन्फिनिटी होगा। पूर्ण सुचालक माध्यम का परावैद्युतांक अनंत होता है, वायु अथवा निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। इसके अलावा कोई भी माध्यम हो तो परावैद्युतांक K का मान ग्रेटर देन 1 होता है। तो आज ये फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद आगे का टॉपिक हमारे सेकंड लेक्चर में आएगा और चैप्टर बड़ा है, हम कोशिश करेंगे मिनिमम टॉपिक में हो जाए, लेकिन कोशिश मतलब हमारे प्रयास तो रहेगा, लेकिन यह है देखते रहना, ध्यान से देखना। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है सब्सक्राइब करें, इसको अपने फ्रेंड्स में बताएं और कमेंट दें। कोई कमी आती है तो कमेंट देंगे तो हम उसको संशोधन करें।